हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी सेकंड बुक है इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, उसका फर्स्ट चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका मीनिंग क्या है। उससे पहले आपको एक बात और बता देता हूँ मैं। जो भी आपका चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, यानी एक ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन क्वेश्चन दिए जाएंगे कंसर्निंग चैप्टर के, जो आपको अटेंड करने हैं और सबमिट करना है। जैसे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद मैं असाइनमेंट तैयार करके आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो अभी हम इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज। यानी इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे आपको नाम से ही पता है कि ऐसा ट्रेड जो नेशनल बाउंड्रीज के बाहर किया जाता है वो इंटरनेशनल ट्रेड माना जाएगा। इसके अंदर हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज बाउंड्रीज के बाहर करते हैं। अगर जो गुड्स एंड सर्विसेज हम बाउंड्रीज के अंदर करते हैं वो नेशनल ट्रेड माना जाएगा, और जिन गुड्स एंड सर्विसेज का हम एक्सचेंज अपने नेशनल बाउंड्रीज के बाहर करेंगे वो इंटरनेशनल ट्रेड माना जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादातर उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का किया जाता है जो डोमेस्टिकली हमें अवेलेबल नहीं होती हैं। यानी कोई भी कंट्री ऐसे प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करेगी जिससे उसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा उसी प्रोडक्ट का होगा जिसकी डिमांड तो दूसरी कंट्री में ज़्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई कम है। मतलब वो उस देश के अंदर कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज कोई भी हो, वो उस कंट्री के अंदर काफ़ी कम क्वांटिटी में अवेलेबल है लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो दूसरी कंट्री उसी चीज़ का ही उस देश में एक्सपोर्ट करेगी, जिससे दोनों कंट्रियों को फ़ायदा होगा। कैसे? जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है उसको उस देश की करेंसी मिलेगी, या आप कह सकते हैं उसको इनकम ज़्यादा होगी। और जिस कंट्री के पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो उस कंट्री के पास वो प्रोडक्ट आ जाएगा, जिससे उस देश के कंज्यूमर हैं उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल ट्रेड के कारण जो हमारा मार्केट है, नेशनल मार्केट कह सकते हैं, डोमेस्टिक मार्केट है, वो भी वहाँ भी कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। कंपटीशन स्टार्ट होने का फ़ायदा किसको होता है? कंज्यूमर को होता है। कंपटीशन जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना प्रोडक्ट हमको सस्ता मिलेगा, चीप रेट में मिलेगा। अगर मान के चलो एक ही कोई प्रोड्यूसर है तो वो मोनोपोली मानी जाएगी और वो रेट अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन हो गया, इंटरनेशनली ओपन हो गया, तो बाहर के प्लेयर भी अपने नेशनल मार्केट में आ सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा, हमारा जो प्राइसेस हैं प्रोडक्ट के वो कम होने लग जाएंगे। इंटरनेशनल ट्रेड का पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस इंटरनेशनल ट्रेड का यही रहता है कि जिस कंट्री के पास सबसे कमोडिटी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, वो उस कमोडिटी को दूसरे देश के अंदर, जहाँ पे उस कमोडिटी की जो क्वांटिटी है काफ़ी कम है या फिर उस देश में वो बहुत कम पाई जाती है, उस देश में उसका एक्सपोर्ट करना, जिससे उस देश के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाए। जैसे जैसे आप मानो इंडिया के अंदर शुगर है, उसका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, एक्सेस क्वांटिटी में होता है, और अपनी डिमांड यानी उसकी सप्लाई ज़्यादा है और देश में उतनी डिमांड उससे थोड़ी कम है। तो अपने एक्सेस जितना भी हमारे पास रिजर्व रहेगा शुगर का, वो हम अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर देंगे। यानी उस कंट्री के अंदर शुगर की क्वांटिटी कम पाई जाएगी, वहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे और अपने यहाँ पे
अपने यहाँ पे शुगर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है। ये इंटरनेशनल ट्रेड का एक पर्पज़ रहता है। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड की डेफिनेशन किस किसने दी है? सबसे पहले C.F. स्टैनलेक है, उन्होंने बोला है सिंपल सिंपल ये इंटरनेशनल ट्रेड इज़ एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। यानी नेशनल बाउंड्रीज के पार जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करेंगे वो इंटरनेशनल ट्रेड माना जाएगा। प्रोफेसर हेरोल्ड ने क्या बोला है? इंटरनेशनल ट्रेड अपीयर्स व्हेन द डिवीजन ऑफ लेबर इज पुश्ड बियॉन्ड नेशनल फ्रंटियर्स। यानी डिवीजन ऑफ लेबर, इसका हम मैं अलग से आपको एक वीडियो बना के दूंगा। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन का मीनिंग क्या रहता है? कि डिवीजन ऑफ लेबर का जो को हम नेशनल फ्रंटियर के बाहर जब अपीयर होता है वही इंटरनेशनल ट्रेड माना जाएगा। एलसवर्थ, इंटरनेशनल ट्रेड इज ट्रेड दैट क्रॉसेस नेशनल बाउंड्रीज। नेशनल बाउंड्रीज के बाहर अगर ट्रेड कोई भी हो वो इंटरनेशनल ट्रेड माना जाएगा। तो ये डेफिनेशन आप देख लेना, इसमें आपकी बुक में भी मिल जाएगी। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी इंटरनेशनल ट्रेड को क्लासिफाइड कितने पार्ट्स में किया गया है। सबसे पहले इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड का मीनिंग क्या रहता है? इंपोर्ट ट्रेड का इट रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। यानी किसी दूसरी कंट्री से अगर हम कोई गुड्स परचेज करें तो वो इंपोर्ट होता है। पहले आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है अपने ये अच्छे से समझ लेते हैं। यानी अगर हम माल कहीं से लेंगे, परचेज करते हैं, तो वो कहलाया जाता है इंपोर्ट। किसी से मतलब में अदर कंट्री से। अदर कंट्री से अगर हम कोई प्रोडक्ट अपने देश में मंगाएंगे तो वो इंपोर्ट कहा जाएगा। ज़्यादातर कंट्रीज उन्हीं प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट करती हैं जो उनके देश में या तो अवेलेबल नहीं होती, या फिर अगर हम उसको अपने कंट्रीज के अंदर प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, या ऐसे प्रोडक्ट को हम बना नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी फिजिकल कंडीशन सही नहीं है। फिजिकल मतलब में हमारे जो भौतिक संसाधन है, रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है उसको बनाने के लिए। तो ऐसे ही प्रोडक्ट का हम इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब सेकंड, एक्सपोर्ट का मतलब अगर हम किसी फॉरेन कंट्री को अपना गुड्स सेल करें, ठीक है, परचेज करने को तो हम इंपोर्ट बोलते हैं, और अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल करें किसी दूसरी कंट्रीज को तो वो एक्सपोर्ट माना जाएगा। इंटरपोर्ट, इंटरपोर्ट या फिर री एक्सपोर्ट, थर्ड जो हमारा इसका क्लासिफिकेशन है इंटरनेशनल ट्रेड का। इसके अंदर क्या रहता है कि हम कोई प्रोडक्ट किसी कंट्री से परचेज करके किसी दूसरी कंट्री को सेल कर देते हैं। यानी हम एक हिसाब से मीडिएटर का काम कर रहे हैं। किसी एक कंट्री से हमने माल लिया और दूसरी कंट्री को माल हमने बेच दिया, ठीक है। तो ये होता है री एक्सपोर्ट या फिर इंटरपोर्ट। व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्रीज एंड आर एक्सपोर्टेड टू अनदर कंट्रीज। जैसे हम पेट्रोल लेते हैं ईरान, इराक से, सऊदी अरब से पेट्रोल लिया, तेल लिया हमने, और उसको नेपाल को या श्रीलंका को हमने बेच दिया, तो ये हमारा क्या हो गया? इंटरपोर्ट ट्रेड। एक चीज इसके अंदर ध्यान देने वाली बात है, इंटरपोर्ट के अंदर हम उसके अंदर कुछ एडिशन नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो हमने किसी देश से फ़ोन लिया, ठीक है। सपोज करो हमने जापान से फ़ोन लिया, जापान से फ़ोन लेके मान के चलो उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए, कुछ उसका मैंने कवर नया बना दिया, कुछ एडिशन कर दिया उस मोबाइल के अंदर, फिर उसको मैंने बेचा, तो वो इंटरपोर्ट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कुछ उसके अंदर एडिशन किया है, ठीक है। जैसे पेट्रोल भी अगर हम बेचते हैं तो उसको अगर हमने रिफाइन करके बेचा है किसी को, मानो मैंने सऊदी अरब से पेट्रोल लिया और उसको कुछ रिफाइन रिफाइन करके या कुछ प्रोसेस हमने की है, देन उसको आगे बेचा है, तो वो री एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। डायरेक्ट हमने लिया, कुछ एडिशन नहीं किया हमने उस प्रोडक्ट के अंदर, और डायरेक्ट दूसरे देश को बेच दिया, तो फिर वो हमारा इंटरपोर्ट माना जाएगा। वाई वी नीड इंटरनेशनल ट्रेड, वाई वी नीड
कि हमें इंटरनेशनल ट्रेड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसके रीज़न क्या है। ह्यूमन वांट्स एंड कंट्रीज रिसोर्सेज डू नॉट टोटली कोइंसिडेंस, hence there tend to be interdependence on a large scale. ह्यूमन वांट्स, मान के चलो हमारे देश के लोगों की ज़्यादातर वांट्स क्या रहती है कि हमें सोना चाहिए। सोना मतलब गोल्ड, सोना सोने से मतलब नहीं। सारे देश के लोग हमारे सोने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे सोने का उतना प्रोडक्शन नहीं होता। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा सोने को। तो हमारे पास रिसोर्सेज तो है नहीं सोने के प्रोडक्शन के, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, वांट्स उसकी काफ़ी है इंडिया में। तो वो हमें दूसरे देश से एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी वांट्स है, हमें गोल्ड चाहिए, लेकिन कंट्री के रिसोर्सेज क्या है कि हमारे पास एस हमारे देश के अंदर फिजिकल हमारी रिसोर्सेज नहीं है जहाँ पे सोने का प्रोडक्शन ना होता हो। एक कर्नाटक हमारा हट्टी करके जगह है, हट्टी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सोने का प्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर। लेकिन वर्ल्ड के अंदर हमारा कोई रैंक नहीं है, बहुत पीछे हैं हम। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा चाइना प्रोडक्शन करता है सोने का, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, रशिया और यूएसए, ये मेजर प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड। तो हमें अगर सोना चाहिए तो फिर हमें एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड करना ही पड़ेगा, यानी इंपोर्ट हमें करना पड़ेगा। फैक्टर एंडोयमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज डिफर्स। फैक्टर एंडोयमेंट मतलब में जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर, लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप और कैपिटल, ये देश के अंदर हर कंट्रीज के अंदर अलग अलग क्वांटिटी में पाई जाती है। किसी देश के अंदर कम लेबर होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम कैपिटल होती है, किसी में ज़्यादा कैपिटल होती है। तो हर देश के अंदर अलग अलग फैक्टर एंडोयमेंट रहते हैं, जिसके कारण इंटरनेशनल ट्रेड किया जाना जरूरी है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी अलग अलग रहता है, हर कंट्री की टेक्नोलॉजी अलग अलग रहती है। कोई देश टेक्नोलॉजी के कारण किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन काफ़ी कम कॉस्ट पर करता है, और किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर उसी का प्रोडक्शन काफ़ी कॉस्ट से हमें कॉस्ट लगती है उसको करने में। लेबर एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स, ये भी अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग रहते हैं, जिसके कारण इंटरनेशनल ट्रेड की हमें ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर किसी देश के लेबर को अच्छा काम करना आता है, उस स्किल्ड लेबर है, तो वो जल्दी काम करेगा और प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी। और किसी देश में अगर लेबर स्किल्ड अनस्किल्ड है तो फिर उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी ऑब्वियसली। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर हाईली इमोबाइल बिटवीन कंट्रीज। इमोबाइल मतलब में एक देश से दूसरे देश में जाना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसे जा सकते हैं, नहीं जा सकते ना। रीज़न उसका ये है कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, हर देश के अपने रिस्ट्रिक्शन रहते हैं। जैसे अब आप मान के चलो, लैंड तो जा ही नहीं सकती, इंडिया की लैंड कहीं और थोड़ी जा सकती है, नहीं जा सकती ना। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इमोबाइल है। कैपिटल है, कैपिटल इंडिया की कैसे चली जाएगी, ऐसे तो हम दूसरे देश में भेज नहीं सकते कैपिटल बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। लेबर भी बिना गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं जा सकते। तो ये सारे क्या है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या रहते हैं, इमोबाइल रहते हैं बिटवीन कंट्रीज, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते। इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन के कारण ही होता है। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। नेक्स्ट में हम इसके नेचर और फीचर करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के।